ये मन एक्चुअली होता कहाँ है? दिमाग में, दिल में, पेट में तो नहीं हो सकता। मन कहीं पे भी हो, लेकिन मन हमें अफेक्ट जरूर करता है। हमारी सोच, हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप, हमारा नॉलेज, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब मन ही तो है। और इसी के साथ हमारा डर, हमारी घबराहट और हमारे इनसिक्योरिटीज, ये सारे हमारे मन की तो उपज है। तो इसका मतलब है मन इतना मायने रखता है। मन है तो सब कुछ है, और मन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यही जानने के लिए हमने कुछ डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों से कुछ सवाल पूछे, और उन्होंने इसी कुर्सी पे आके हमें जवाब दिए। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। Hi, I'm Divyanka and I'm a student. I'm Pradeep Nair, startup entrepreneur. Hi, myself Dr. Gayatri Chaudhary and I am a pediatric dentist by my profession. हाय, मेरा नाम रीना है और मैं एक सक्सेसफुल कैंसर सर्वाइवर हूँ, साथ में वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर हेमलता सुभाष चौधरी वानखेड़े। आई एम रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गवर्नमेंट साइंस एंड इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हाय, मेरा नाम पुष्पा, मैं हाउस हेल्प का काम करती हूँ। Hello, I am Harsh and I am aspiring for defense services. Hi, I'm Rashmi. I'm Assistant Professor HR and Course Leader for MBA International. Hi, my name is Amit. I'm an engineer by profession. तो पहला सवाल जो हमने पूछा वो ये था, What makes you mentally stressed? कौन सी चीज आपको मानसिक तनाव देती है या आपके मन को दर्द होता है? So my main reason for stress is my career because अभी I am aspiring for defense services, तो रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है। और प्लस मैं अपने कॉलेजेस के भी मतलब कॉलेज भी साइड बाय साइड मैनेज कर रहा हूँ, सो कॉलेज एंड डिफेंस सर्विसेज का पढ़ाई, तो वो सब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड या फैमिली एंड फ्रेंड रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें होता है जो स्ट्रेसफुल होते हैं। कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो कैंसर रिलैप्स ना हो जाए इस चीज का तो डर हमेशा रहता है, और कुछ भी हो जाए तो पहले वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भागो और उसको क्लियर करो, उस चीज का स्ट्रेस हमेशा रहता है। दूसरा चीज ये है कि भगवान ना करे, होगा तो नहीं, लेकिन पता नहीं अगर रिलैप्स हो गया तो मेरे 7 साल के बच्चे का क्या होगा। Studies. मैं अभी रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। मेरे जो ब्रांड का नाम है रॉबिनहुड। हम लोग एक्चुअली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसका एक्चुअली कैसे मिड-40s में मैंने स्टार्ट किया है। वो आगे कैसा ग्रो करना है, अभी मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स है, कुछ अलग से कुछ मार्केटिंग करना है, उसका पूरा टेंशन है। और दूसरा एक्चुअली कैसे मेरा मदर है, शी इज़ ओल्ड एक्चुअली, 89 है। मम्मी को भी कैसे लगे हेल्थ इश्यूज़ है, मम्मी को भी संभालना है, बिजनेस भी आगे ग्रो करना है, उसका एक टेंशन है। और मेरा भी सेम ऑलमोस्ट, मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल है उनको कैसे लगे कुछ इलनेस सब सुन के वो भी एक टेंशन है। ये सब हाँ होता है ना, किसको नहीं होता है दाई, सबको होता है। एक्चुअली हमेशा डिपेंड्स कि छोटे छोटे इश्यूज में भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए कभी इश्यू होता है। कभी कभी जब डेली के काम होते हैं, जैसे मेरे पेशेंट्स हैं, तो वो मेरे लेवल पे नहीं गए, इफ सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं हुआ, तो उसमें मुझे कभी कभी दुख होता है कि अरे हाँ मुझे ये करना चाहिए था, बट वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया। फिर बाद में बहुत सारे छोटे मोटे चीज होते हैं, जैसे कि फैमिली प्रेशर होता है शादी के लिए, या फिर कुछ चीजें जैसे हम प्लान करते कि आज बाहर जाना था, नहीं जा पाए, काम आ गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि स्ट्रेस्ड होते हैं। यस, स्ट्रेस ऑब्वियसली मैं कुछ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें, तो मुझे स्ट्रेस होता है। एंड बीइंग ए मैनेजर ऑल्सो कुछ वर्क में भी कुछ स्ट्रेस आ जाता है, फ्रॉम द टीममेट्स ऑल्सो, फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो। एंड ऑब्वियसली घर से दूर हूँ, तो माँ बाप के साथ में नहीं, तो वो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस है मेरे लिए भी।
and sort of मैं जब जॉब पे थी तो स्ट्रेस के बहुत कारण थे। अभी तो रिटायर हो गई हूँ, इसलिए वो स्ट्रेस नहीं है। अभी तो थोड़ा रिलैक्स हूँ रिटायर होने के वजह से। थोड़ा बार कोई बोल दे तो थोड़ा हर्ट हो जाता है। घरगुती बातें तो रहती है बस। हाँ, सो मेंटली स्ट्रेस अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई PhD, मतलब मैं अभी मेरा PhD कर रही हूँ। सो इट्स बीन अ ईयर नाउ। सो यू नो देर आर लॉट्स ऑफ डेडलाइंस, लॉट्स ऑफ थिंग दैट आई हैव टू कंप्लीट, so within a stipulated time, so that demands lots of time also. So sometimes I'm not able to meet commitments, so that creates stress in me. And also the second thing is my daughter is in 10th standard. So you know, as a mother I always feel that I should sit with her and I should give lots of time to her, and I should मुझे उसे बहुत मतलब उसके साथ उसको हेल्प करना चाहिए, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है उसको एक सपोर्ट देना चाहिए। बट देन मेरी इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव हर टाइम, सो दैट इज़ अनदर स्ट्रेस इन माई लाइफ एज ऑफ नाउ। और उसके अलावा हर रोज़ कुछ ना कुछ रहता है मतलब डेली लाइफ में, सो दैट क्रिएट स्ट्रेस, सो दैट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर ऑलवेज देयर, सो तो है ही। फिर हमने पूछा व्हाट डू यू डू इन सच टाइम्स, ऐसे समय पे आप क्या करते हैं? स्ट्रेस आए तो मैं मंदिर चले जाती हूँ, आरती भजन कर लेती हूँ और बच्चों से और हस्बैंड से डिस्कशन करती हूँ। मैं गाने सुनती हूँ और अगर उससे भी नहीं सॉल्व हुआ तो आई गो फॉर अ वॉक अलोन। यस, ऑफिस की वजह से जब स्ट्रेस्ड होता हूँ तो मैं कुछ मेरे दोस्तों से बात कर लेता हूँ, जो मेरे करीब दोस्त हैं उनसे बात कर लेता हूँ। एंड कभी कभार घर के कुछ ये की वजह से स्ट्रेस्ड हो गया तो मैं मेरे भाई से बात करता हूँ, बड़े भाई से बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे अलावा और किसी से बात ही नहीं कर सकता रिगार्डिंग द स्ट्रेस पैटर्न इफ यू से। एंड कभी कभी कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स देख लेता हूँ अकेले बैठ के, और बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो अकेले ही घूमने निकल जाता हूँ। और that's it. थोड़ा सोचती है, थोड़ा टेंशन लेती है, फिर शांत बैठ जाती है। हाँ, तो जब मैं ओवर स्ट्रेस रहती हूँ तो मुझे ओवर थिंकिंग का टेंडेंसी है, और फिर कभी कभी अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लेती हूँ। सो इन सच सिचुएशंस मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ या फिर गाने सुनता हूँ, और आई प्ले स्पोर्ट्स, आई प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, एंड समटाइम्स आई ऑल्सो टॉक टू माई डैड। Whenever I get stressed, I listen to the music first, loud music, and then sometimes I dance also when nobody is there. I'll put a very loud music और dance करो, stress पूरा निकल जाता है। मेरा first level is that, और निकल ही जाता है most of the time. And even if थोड़ा सा उसके बाद भी अगर overthinking होता है, then I'll call my friend कि आ जाओ, मिलना है, मुझे बात करनी है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे भी इश्यूज होते हैं, इवन दो आई टॉक टू देम, एंड मेनली मेरा फ्रेंड से बात करके हो ही जाता है कि चलो एक चाय पे मिलते हैं, थोड़ा डिस्कशन हो जाता है, देन स्ट्रेस आउट हो जाता है। अगर उसके बाद भी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है यार, कोई फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा इशू है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत अच्छे से ये करते हैं। अरे माई पेरेंट्स विल बी लाइक कि चिल मारो यार, इतना क्या टेंशन लेना है, छोटी बात है, ठीक है। एंड अगर उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि चलो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, एंड इफ माई फ्रेंड्स आर नॉट अवेलेबल, तो मैं थोड़ा सा अकेली बाहर घूमने निकल जाती हूँ ऑन द मतलब मेनी रोड्स और एवरीथिंग, कि आई जस्ट गो आउट, आई सी एवरीथिंग, थोड़ा सा चाय पी के या फिर वॉट एवर यू लाइक, आई डू समथिंग विच एवर आई लाइक, एंड देन आई कम बैक होम, तो मेरा मूड एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में मैं मोस्टली गाना सुनती हूँ। गाने से मेरा काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है, और सोचती हूँ कि कैसे सॉल्यूशन निकालूं, खुद के मन को समझाती हूँ। अगर नहीं सॉल्यूशन निकलता है तो कोई ऐसे लोगों को जिनको मैं जानती हूँ कि हाँ ये मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांगती हूँ। और नहीं निकल पाया उसमें से तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ सिचुएशन को और आगे बढ़ती हूँ। जब स्ट्रेस होता है तभी वाइफ के साथ डिस्कस करके खत्म कर लेता हूँ। And then we asked, does that help? क्या इससे मदद होती है? कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है।
अगर आपने ऐसे पूछा तो है, ओवर थिंकिंग तो वैसे हेल्प नहीं करता है, वो और ट्रबल में डालता है। हाँ, बट हस्बैंड से डिस्कस करना, जो बोल रही हूँ मैं, कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है, बट कुछ चीज़ों में ऐसा है कि प्रोबेबली वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता है। वेल काफ़ी हद तक हेल्प हो जाता है। स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू लाइक वो जो ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग है वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री कर देता है मुझे। एंड हाँ, ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है बिकॉज तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। नाही ताई, होती तर कुछ नाही, पण करे तर क्या करे। मंदिर जाने से मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और हस्बैंड और बच्चों से बात करने के बाद जब वो बोलते हैं कि हम हैं, इससे तो स्ट्रेस चला जाता है और टेंशन भी नहीं रहता कुछ। हर चीज में तो नहीं होता है। एक्चुअली ये मेरे सिचुएशन में हमेशा हेल्प हुई है मुझे, बिकॉज एज बीइंग अ डॉक्टर ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए कि जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशंस थे। सो मुझे लगता है उससे ज़्यादा लॉस कुछ और हो नहीं सकता। तो जो हम डील करते हैं बहुत छोटी चीज़ है, तो इट हेल्प्स ऑलवेज इन माई कंसर्न्स। हाँ, कभी कभी करता है हेल्प, कभी कभी नहीं करता। तो फिर जब नहीं करता तब क्या करती हूँ? मैं उसको ऐसे ही अनसॉल्व्ड रहने देती हूँ। तो कम्प्लीटली तो नहीं जाता, बट और क्या कर सकते। फिर हमने पूछा, वुड यू अप्रिशिएट एनी हेल्प एंड अश्योरेंस ड्यूरिंग सच टाइम्स? क्या आप ऐसे वक्त पे कोई मदद या आश्वासन पसंद करेंगे? यस, ऑफ कोर्स। यस, डेफिनेटली। क्योंकि कभी कभी अननोन लोगों के साथ बात करके जो हमको एडवाइस मिलती है, आई थिंक दैट इज मच ऑफ अ ग्रेट रिस्पॉन्स। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो बातें हम अपने घर वालों के साथ या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कस नहीं कर पाते, वो हम बहुत अच्छे लेवल पे अननोन पर्सन के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, और उनकी जो एडवाइस होती है वो उतनी जजमेंटल नहीं होती है। सो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। सुनने में तो अच्छा है, बट 100% तो होता ही नहीं है। अच्छा तो लगेगा ताई, पण ऐसा करता कौन? घर वालों के साथ अगर बाहर के लोगों का भी सपोर्ट मिले तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है ना। अब हेल्प मिलेगा तो अच्छा ही है, बट कुछ चीज़ें होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं, तो हर किसी को बता नहीं सकते कि ये चीज़ें क्या है। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बट वो पर्सन जो है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए और जज करने वाला ना होना चाहिए, जो समझ सके और वो मन की बात समझ सके जो बता रहे हैं उसको। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे वक्त पे मुझे कोई मेरे पर्सपेक्टिव से समझ पाएगा और तुरंत सॉल्यूशन दे पाएगा। यस, ऑब्वियसली, आई वुड लव टू। एंड फाइनली, डज माइंड मैटर? क्या मन मायने रखता है? हाँ, बिल्कुल, एटलीस्ट मेरे मामले में तो यस। मेरे लिए मन बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर्स को फीलिंग नहीं होती है या फिर वो पेशेंट से इतने अटैच नहीं होते, बट मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। अगर मुझे लगता है कि मैं पेशेंट के दर्द को नहीं समझूंगी तो मैं उसको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे लिए सबकी फीलिंग्स एंड मन बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली ये सब माइंड का खेल है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तब से मेरा जो प्लान था एक्चुअली एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट तभी सपोर्ट नहीं था। बट 25 इयर्स के बाद मैंने अभी स्टार्ट किया, इसके लिए डेफिनेटली ये सब माइंड का ही खेल है। ऑफ कोर्स मन के ऊपर तो सभी डिपेंड है, एंड पॉजिटिव माइंड इज आवर स्ट्रेंथ। बहुत मायने रखता है, मन को समझने वाला इंसान होना बहुत मायने रखता है। मैंने अभी इतने सारे ट्रीटमेंट में फर्स्ट डे पेट स्कैन किया, नेक्स्ट डे ब्रेन का MRI किया, उसके नेक्स्ट डे मैंने हार्ट का 2D को किया। उसमें मुझे समझ में आया कि हर बॉडी का हर चीज़ है जो मशीन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या है अंदर क्या नहीं, लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने वाला कोई नहीं है। उसको ना तो टेक्नोलॉजी समझ पाती है ना जनरल इंसान समझ पाता है।
वो चीज़ समझने के लिए सामने वाला जो इंसान है वो इंसान उस चीज़ से अगर गुजरा हुआ है तो ही वो समझ पाता है, अदरवाइज उसका जो दर्द है मन का वो कोई नहीं समझ पाता है। यस, माइंड मैटर्स अ लॉट। बस प्रॉब्लम यही है कि हम इसको माप तोल नहीं सकते। अगर आप ऐसे पूछोगे, हाँ मन मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? इसलिए मायने रखता है क्योंकि अभी तक पिछले जितने भी अपने सवालों का जवाब मैंने जो दिया है उसका मेरे लिए उसका जो भी स्टार्ट है वो मन से ही होता है। तो मन ज़रूर मायने रखता है। मन तो मायने रखता है ना ताई, वरना जिंदगी में है क्या? ऑफ कोर्स माइंड मैटर्स, बिकॉज माइंड ही तो है। मेरे मेमोरीज, मेरे लर्निंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, ये सब कुछ मेरा माइंड ही तो है। लाइक माइंड नहीं है तो और क्या है? तो मन है, हाँ, और मन का दर्द भी है, और लोग प्रयास भी करते हैं उसको ठीक करने का। कभी सफल होते हैं और कभी नहीं हो पाते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे, उनको सुने। लेकिन ऐसा कौन है जो उनकी बात नॉन जजमेंटली सुने, समझे, मार्गदर्शन करे? तो ऐसी कई सवाल जिनके जवाब हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने डॉक्टर से, अपने घर वालों से पूछने में शर्माते हैं, कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। ऐसे ही सवालों का पोटला लेके हम पहुंचे ऐसे व्यक्ति के पास जिन्होंने ना ही अपना एजुकेशन, अपना करियर, बल्कि पूरी जिंदगी लगा दी है मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में। सो लेट्स हियर आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चंस from the horse's mouth. Thank you for joining us. Thank you. So I want to ask you very first basic question. किसी व्यक्ति को कैसे समझ में आता है कि उसका मन ठीक नहीं है, और he is not feeling good, he is not feeling, he is feeling mentally unwell या depressed feel हो रहा है? The thing about mental health is, as far as we are functioning normally, सब कुछ ठीक चल रहा है. Okay. If we ourselves suffer, हमें पता चलता है कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है. अच्छा. या तो if people around us, they complain that पहले जैसे नहीं हो, या कुछ तो बदल हो रहा है. Okay. Why are you looking so sad or anxious? So अगर हमें लगे कुछ गलत है या कुछ लोगों को पता चले, तो एटलीस्ट हमें थिंक करना चाहिए कि सच्ची में कुछ हो रहा है या इट्स जस्ट अ फेज. Okay. So it's best to kind of listen to yourself and people around you, and that's how it helps you. Okay. सर, ऐसे कोई प्राइमरी चेक्स है या कोई सिम्टम्स है जिससे पता चले कि मैं ठीक नहीं हूँ या हम ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है? Okay, I think what you're referring to is, are there any red flags, right? Yes. Yes. कैसे जान ले कि कुछ तो गलत हो रहा है? हाँ. I think the most important thing in that is to know something is not right. क्योंकि हर एक का पर्सनालिटी अलग है. Everybody knows how they are. Right, बराबर है. And it's difficult for other person to understand कि मेरे मन में क्या चल रहा है. लेकिन अगर मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, I think that would be the biggest red flag. Okay. It's out of ordinary for me. So usually I wouldn't react in such a way. लेकिन यहाँ पे तो मैंने कुछ अलग सा ही रिएक्शन दिया है. अच्छा. या लोग कह रहे हैं कि अरे यार तू ऐसे नहीं रहता हर बार, लेकिन आज क्या हुआ है तुझे? आज बहुत शांत बैठा है. So it's time to think. And these are the small red flags that we need to look at. Okay. फिर ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? What is it that the person should do? First thing and the best thing to do is to acknowledge that even if somebody tells you कि I don't think यार कुछ तो गलत हो रहा है तेरे साथ, या are you okay? It might sound like a very ordinary question. बराबर. But the person who's asking this question is genuinely worried.
सो ऑफेंड नहीं होना है अगर किसने पूछा आपको कि यार तेरे साथ सब कुछ ठीक तो हो रहा है. Often what happens is we go on a back foot and we kind of start fighting with that person. क्या लगता है मैं पागल हूँ या मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है यार, don't worry. But if somebody who really cares about you asks you that question, it's better to think कि why is he saying that? Is there really something happening? And if you feel that yes, maybe the other person is right, then मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? So best thing to do is first to acknowledge that concern and then maybe talk it over to the person who's asking you that question. क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है या मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? And if you are convinced by what they're saying, तो फिर आगे चल के मदद लेनी है या किसे बात करनी है वो हम बाद में देखते हैं. But first is to acknowledge that something is not right and maybe have a line of communication open and try and chat to the person कि why is it so? ओके. सर आपने जो कहा वो वर्ड जनरली हम बहुत बार सोसाइटी में सुनते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो पहली चीज तो हर कोई यही कहता है पागल हो गया कि पागल हो गया है, आर यू क्रेजी, येड़ा हो गया, या ये तो गॉन केस है. करेक्ट. अब सर ये क्या सही है? ना, पागलपन इज we use it in very different ways. पागलपन अच्छा भी होता है. Those people who follow their heart and do something good, वहाँ भी कहते हैं ये पगला गया है. But that doesn't mean he's mad. And at least in psychiatry and psychology, we don't use the word madness at all nowadays. We used to in 19th century, but we have come a long way from there. Oh, is it? So whenever something is not according to what the society expects, this word is used very commonly. Yes. जो norms society ने हमारे लिए fix किए हैं, अगर हम उससे deviate हो जाए तो ये पागल है यार, कुछ भी कर रहा है. But that doesn't mean he is mad. True. But that's a time to reflect again, as I was saying, कि सच्ची में हमें भी सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या सही है या नहीं है. ओके. फिर ऐसी सूरत में जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं उस इंसान के, जैसे माता पिता, भाई बहन, स्पाउस, बच्चे, उनका रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है इस व्यक्ति के प्रति या इस इंसान के प्रति? अगेन पहले तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि ऐसे कुछ हो सकता है. बिकॉज बहुत बार फैमिली में ऐसे होता है कि हमारे पूरे ख़ानदान में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसे ही क्यों डिप्रेशन लग रही है, इसे ही क्यों उदास लग रहा है, कोई वजह ही नहीं है, हम सब स्ट्रांग है, और फिर वो ख़ानदान और नाम और वो सब आ जाता है. लेकिन फैमिली को पहले एक्सेप्ट करना है कि ऐसे किसी को भी हो सकता है. Because if we are talking about depression, about 6 out of 10 people sometimes in their life will have some experience of feeling low. So ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ दूसरों के घरों में होता है, ये किसी को भी हो सकता है. तो पहले फैमिली को ये एक्सेप्ट करना है और फिर समझ लेने की कोशिश करनी है कि ये क्यों हो रहा है. यहाँ पे कोई ब्लेम वाली बात है नहीं, क्योंकि ऑफन ऐसे लगता है मुझे डिप्रेस लग रहा है, मैंने एज अ मदर एम आई नॉट गुड इनफ, एम आई नॉट लुकिंग आफ्टर यू, या डैड को शायद ऐसे लगता है मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तुझे क्या दिक्कत है. ऐसी बात होती नहीं है. ये मेरे इश्यूज है, ये मेरा प्रॉब्लम है, आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है. बट अगेन एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि डिफेंसिव होने से आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच आउट टू द पर्सन, क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है ये कहने में भी बहुत करेज लगता है. सो द वेरी फैक्ट आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू कि आई एम नॉट वेल, इफ यू अटैक मी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, सो आई एम गोइंग टू क्लैम्प अप, आई एम गोइंग टू शट डाउन. सो वो होने से बेहतर ये है कि अगर कोई आपसे बोले मुझे मदद चाहिए तो रीच आउट टू दैट पर्सन, पूछो उन्हें क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं.
बिकॉज ऑफन स्पेशली फैमिली मेम्बर्स प्रीचिंग मोड में चले जाते हैं। राइट। अरे कुछ नहीं, एक्सरसाइज करवा लो, खाना गलत खा रहे हो, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम रहे हो, वो सब कम कर दो, मैं जो बोलूँगा वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना इजी होता तो सब कर ही देते ना। राइट राइट। अब तो सर फर्स्ट की इज एक्नॉलेजमेंट। या और जैसे आपने कहा कि मदद मांगो, Yes. आस्क फॉर हेल्प। या जनरली जैसे आप बोल रहे हो कि फैमिली मेंबर्स प्रीचिंग मोड में चले जाते हैं, तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, या बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है कि कोई एक उनका फैमिली हेड है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास वो एडवाइस के लिए जाते हैं। तो generally when they have a family member who is suffering from something like this, वो चाहते हैं कि वो फैमिली मेंबर उनको काउंसिल करे, या वो फैमिली मेंबर उनको समझाए, एडवाइस दे। तो मुझे ये जानना है, क्या कोई भी काउंसलिंग कर सकता है सर? इसमें मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम ये होती है कि सलाह एंड काउंसलिंग दोनों भी टेक इट इन द सेम ब्रेथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज सभी प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होते कि जिन्हें काउंसलिंग ही चाहिए या साइकियाट्रिस्ट ही चाहिए। इफ यू गेट अ गुड लिसनिंग ईयर, कोई मेरी बात सुनने वाला है, कोई मेरी बात समझने वाला है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाते हैं। सो द डिफरेंस इज बिटवीन गेटिंग एडवाइस which the person you confide in can give you. Okay. But the best thing is for the person to know कि मेरे limits क्या है. Because sometimes ऐसे होता है कि लोग तो सलाह देते जाते हैं लेकिन कहाँ रुकना है पता नहीं चलता, और फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम शायद हो सकती थी वो और बढ़ जाती है. And that's when we need counselors or therapists. Okay. So earlier stage is always best कि जाके आप जिसे आप मानते हो वो व्यक्ति से आप बात कर लो. अगर उनकी बात सुन के अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर वो जो बता रहे हैं आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, क्यों नहीं? Because that's the first port of call. That's the first level of the interaction that the person is going to have. Because सब कुछ मेडिकलाइज करने से कुछ होता नहीं है. बिकॉज देयर इज अ टैबू अगेंस्ट साइकेट्रिक इलनेसेस. अगर ये घर में ही हो रहा है तो बहुत अच्छा है. क्योंकि हम पहले कहते थे कि जो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग चौराहे पे होती है वो बहुत बढ़िया होती है, और द बेस्ट बिट ऑफ साइकोथेरेपी हैपेंस इन अ डॉक्टर्स वेटिंग रूम. सो नॉट ऑलवेज यू नीड अ काउंसलर, but the limits need to be understood and set. Okay. Yeah. सर आपने जब जैसे कहा अभी, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, इसमें क्या अंतर है? What is the difference between these four? Okay. Because I'm a psychiatrist, I'll say that psychiatrists are trained doctors first. So we all have a degree of MBBS. Okay. And after that, it is a specialization in psychiatry. So all psychiatrists are primarily medical doctors who have a specialized training in, of course, the basic medicine plus neurology and clinical psychology. So we are trained doctors who have undertaken extensive studies in neurology and also clinical psychology. While जो psychologist होते हैं, that is a stream of arts. So they do their bachelor's, their master's, their MPhil and PhD based on how far they are in their career. So the difference is the psychologists are not doctors, medical doctors. So when it comes to helping people, psychologists and psychiatrists both can help people. Okay. But सिर्फ psychiatrist आपको दवाई लिख के दे सकते हैं because we are trained to do that. Because we are doctors. Okay. So psychologists दवाई नहीं लिख के दे सकते, they cannot prescribe. Yes. Yeah. Okay. एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो आपने कहा, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट
कैसे मदद कर सकते हैं? या होता ऐसे है, अभी भी साइकियाट्री के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है. लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते क्योंकि साइकियाट्रिस्ट से मिलना माने पागलपन. That blow is a little softened when I tell people कि yes, you're fine, don't worry, go and see my colleague, he or she is a psychologist. They immediately feel a little better कि I'm not mad, my problems are not very severe. So I think that first barrier of stigma is cut when you go and see a psychologist. The psychologist can, or rather what they do is first they put you at ease, they help you open up. जो अपने problems है वो बनाने के लिए conducive atmosphere तैयार करते हैं. They try and understand you and your problems as a person. क्योंकि solution देना बहुत easy बात है. सोच समझ के solution देना जो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, that is the real skill. Because psychology or psychiatry में even if the diagnosis is the same, approach अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो सब they change from person to person. My low mood and your low mood, even though they look the same, are not the same because they are based on our experiences. So that's the job of a good therapist, a good psychologist. कि व्यक्ति को समझ के उनके लिए क्या solution है वो ढूंढ निकालना. And walking with the person through recovery. Often हम ये सुनते हैं कि मैंने 3 सेशन लिए, मेरे 4 थेरेपी सेशंस हो गए और साइकोलॉजिस्ट ने मुझे 3 सेशन दिए फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ. ये कोई दवाई लेने वाली बात नहीं है. सेशन दिए नहीं जाते, यू वॉक विद द साइकोलॉजिस्ट. It's a collaborative journey, it's a team effort. So कोई ऐसे सेशन लेता नहीं या देता नहीं. हम साथ काम करते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं. Okay. So, so if I understand you correctly, medicines and therapy sessions, they go hand in hand? Yes, क्योंकि there are some people who say कि मुझे दवाई चाहिए ही नहीं या मैं साइकोलॉजिस्ट पे I don't trust psychologists, I'll just take medicines. There are some problems which can be helped either only by therapy or by medication. Majority of the psychiatric problems we do need a combination of both. क्योंकि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है जहाँ पे हमने ये देखा है कि दवाई और थेरेपी दोनों एक साथ हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. सो इट्स ऑलवेज टुगेदर एंड दे गो हैंड इन हैंड. सर बहुत बार हम सुनते हैं कि एक बार दवाई खाना स्टार्ट कर दिए साइकेट्रिक दवाई तो जिंदगी भर लेनी पड़ती है. तो क्या ये सच है सर? ओके. There are about 1 or 2 conditions or maybe a little more जहाँ पे आपको पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ती है. बट वो सीवियर वाली बीमारी है जहाँ पे पूरे ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है. बट there are about 80-85% of psychological or psychiatric problems जहाँ पे आपको सिर्फ फोकस टाइम के लिए ही दवाई लेनी है. पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी नहीं है क्योंकि ये डर लोगों को रहता है कि अगर मैं अभी दवाई ले लूँ तो आई हैव टू टेक द मेडिसिन्स टिल आई डाई. Correct. In severe conditions like OCD or schizophrenia, that may be true. But majority of the conditions, no. It's a very focused treatment and treat medication with therapy. There is a definitive end to therapy. So once you are feeling better, दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और एक चीज़ ऐसी है कि साइकियाट्रिक दवाई के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं. बीपी की दवाई या डायबिटीज़ वाली दवाई ज़िंदगी भर खाते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछता नहीं है. लेकिन अगर मैंने कहा कि ये मेरी एक ही टैबलेट है, हर रोज़ लेनी है, ज़िंदगी भर खानी है, पीपल आर नॉट रेडी. तो वो हमें माइंडसेट बदलना है. करेक्ट.
साइकेट्रिक दवाइयाँ कैसे हेल्प करती है? टू पुट इट वेरी सिंपली, जो मुन्ना भाई ने हमें बताया, केमिकल लोचा होता है ब्रेन में. What it, and he's not wrong. What happens is, again, ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये, लेकिन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस ना होने से ये बीमारी या थॉट्स के प्रॉब्लम्स या इमोशंस के प्रॉब्लम हो जाते हैं. सो दवाई यूज़ करके हम वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस है वो रीसेट करते हैं. Medicines don't give you thoughts or they don't erase thoughts from your mind. Medicines just help you think more clearly. So I often tell people कि ये it's like fog. सोच आपकी है, सिर्फ fog की वजह से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको देखना है. The medicines will help you lift that fog. बाकी सारा काम तो आप ही को एज एन पेशेंट को या जो क्लाइंट है उन्हें ही करना है. मेडिसिन से वो इट विल बिकम ईजियर और वो ज़्यादा क्लियरर हो जाएगा. ओके. क्या ये साइकेट्रिक दवाइयाँ ओवर द काउंटर, जैसे हम किसी मेडिकल स्टोर में जाके क्रोसिन, पैरासीटामॉल या कोई भी पेन रिलीफ टैबलेट लेते हैं, तो वैसे ही क्या ये साइकेट्रिक दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में ओवर द काउंटर मिल सकती है? No, these are specialist medicines, so they are available only with prescription. और over the counter लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि yes, I don't disagree that हर दवाई के side effects होते हैं. No medication is clean. Even if we drink water, even पानी भी clean नहीं है. वो आप कितना ज़्यादा पीते हैं, कम पीते हैं, उससे इफ़ेक्ट हो ही जाता है. सो सभी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एंड दीज आर द स्पेसिफिक मेडिसिन्स दैट ऑल्टर विथ योर ब्रेन फंक्शनिंग. सो दीज आर काइंड ऑफ, आई वोंट से द वर्ड सीरियस इन टर्म्स ऑफ सीरियस, बट दीज आर सीरियस मेडिकेशन. सो दे आर वेरी हेवीली रेगुलेटेड और वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलते हैं. सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, 85% ऐसे ट्रीटमेंट है जहाँ पे कोर्स ऑफ मेडिकेशन फिक्स्ड है या इट्स शॉर्ट टर्म. सो ऐसे हालात में जब किसी इंसान ने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ ही और शी इज ऑफ मेडिकेशन, क्या वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है? ओके. शॉर्ट टर्म अगर हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं नहीं. एज इन, एंड व्हेन आई से शॉर्ट टर्म आई मीन 6 months, a year, 2 years. साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ आते नहीं है. एंड इफ़ एट ऑल देर आर एनी साइड इफ़ेक्ट्स, वी डू मैनेज देम विद द राइट डोसेस, या दवाई चेंज करके या वो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कुछ दवाई लेके हम वो मैनेज कर लेते. लेकिन जो सीरियस मेंटल इलनेसेस है उनके लिए जो दवाई है वो आपको सालों साल लेनी पड़ती है और उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग होने ही चाहिए या होते ही हैं, हो सकते हैं. और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक दवाई ले रहे हो तो आपके साइकियाट्रिस्ट के साथ फॉलोअप रख के, क्योंकि द साइकियाट्रिस्ट आर ट्रेन्ड टू लुक फॉर दोज साइड इफ़ेक्ट्स. यू मे नॉट नोटिस देम, बट वी एज साइकियाट्रिस्ट वी डू नोटिस. एंड जब हम वो नोटिस करते हैं तो वो हम दवाई चेंज करेंगे या कोई अलग सी दवाई देंगे. सो बाय एंड लार्ज येस, ऑल मेडिसिन्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, but we need to balance how the medicines will work and what are the side effects. But nothing that's life threatening, nothing that we need to worry about. या side effect है इसलिए मैं दवाई नहीं लूँगा, is a wrong way of thinking, because the price of the mental illness that you are paying is far more than some minor side effect. Correct. सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, 85% ऐसे ट्रीटमेंट है जहाँ पे कोर्स ऑफ मेडिकेशन फिक्स्ड है या इट्स शॉर्ट टर्म. सो ऐसे हालात में जब किसी इंसान ने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है
and now he or she is off medication, क्या वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेडिसिन लेने से पहले भी नॉर्मल था, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई इसलिए मेडिसिन्स लिए, उसके बाद में आदमी तो नॉर्मल है ही। इट्स लाइक मैं अभी ठीक हूँ, मुझे बुखार आ गया तो मैंने 1 हफ्ते का क्रोसिन लिया, मैं ठीक हो गया हूँ, बुखार चला गया, आई एम द सेम। सो इट इज़ द सेम विथ these short-lived mental illnesses. It's a phase that you are going through, and just to get you over that phase, we are supplementing your efforts with minimum possible medication. उसके बाद में आप तो नॉर्मल हो ही। Okay. तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम सुनते हैं बहुत बार कि वो बंदा नाटक कर रहा था या झूठ बोल रहा था, तो ये सच नहीं है, नहीं, ये सच नहीं है। बहुत बार हमने सुना है कि किसी को अगर घर में ऐसा कुछ हो जाए तो ये शायद उसके पास्ट लाइफ कर्मा है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी की नजर लग गई है। क्या ये सच है सर? ओके, ये अपने अपने अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जिसे हम इलनेस मॉडल कहते हैं। ये गलत है ये तो हमें पता है, लेकिन अगर वो आदमी इसमें बिलीव करता है तो हम उसे रिफ्यूट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते। जादू टोना करने से कुछ होता नहीं है, हमें पता है, राइट? लेकिन अगर वो आदमी की या जो पर्सन है उसकी पूरी फैमिली ऐसे मानती है कि ये जादू टोना है और ये जादू टोना करने की वजह से हुआ है और उन्हें कोई मंदिर जाना है, कोई पूजा करनी, कोई मन्नत माननी, जरूर करो, व्हाई नॉट। उसके साथ दवाई भी ले लो। मुझे मानो सर्दी खांसी हो गई, सब बच्चों की माएँ ये कहती है कि आइसक्रीम खाया इसलिए सर्दी हो गई। आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता, ये वायरस की वजह से होता है। तो आइसक्रीम मत दो और दवाई भी दे दो, सर्दी कम हो जाएगी, खांसी कम हो जाएगी। वैसे ही है, इट्स अबाउट हाउ वन अंडरस्टैंड्स देयर इलनेस। सो अगर ऐसे लगे कि यस ये जादू टोना की वजह से हुआ है या कोई भगवान के कृपा दृष्टि नहीं है इसलिए हो रहा है, तो दोनों कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द कल्चरल मॉडल वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड मेंटल इलनेसेस इन, बट एज साइकियाट्रिस्ट वी ऑल नो दैट ऐसे कुछ होता नहीं है। बट इफ द पर्सन बिलीव्स इन इट, गो विथ इट, हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट and also give them your medicines or your therapy. Right. So भले ही दोनों तीनों चीजें कर लो साथ में, भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, मन्नत मांगो, बट मेडिसिन लो, जरूर लो, मेडिसिन या थेरेपी, कुछ भी, या बिकॉज नॉट ऑल इलनेसेस विल नीड मेडिकेशन। भगवान की पूजा भी करो, और ये मेरी कलीग है साइकोलॉजिस्ट है, उनसे भी बात करते रहो आप। भला बाद में आप कहो कि भगवान की कृपा से ठीक हो गए हो, अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज यू आर गुड, आई डोंट माइंड। सर जैसे आपने कहा कि कुछ लोग rather 80-85% of illness they recover, within the X amount of time or probably a course of time. And कुछ they require a long-term care, long-term medicines. तो ऐसी फैमिलीज के लिए जिनके घर पे शॉर्ट टर्म वाले भी लोग हैं, लॉन्ग टर्म इलनेस वाले भी लोग हैं, या लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने वाले भी लोग हैं, आप उन फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव टू दोस फैमिलीज? आई थिंक द मैसेज इज टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड अंडरस्टैंड द इलनेस। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि इसने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, ये मुझ पे शक कर रहा है, या ये कह रहा है कि मैं बुरी माँ हूँ। What I want to tell them is it's not the person that is talking, it's their illness that's making them say so. So try and because person तो आपको पता है, या आपका भाई है या बेटा है या बाप है या कोई है, तो इसके पहले तो वो अच्छे थे, तो फिर सिर्फ अभी क्योंकि उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है वो ऐसे कह रहे हैं। That doesn't change the person that you know, that doesn't change the person you love.
So always try and understand that it's the illness that speaks. So don't hold it against the person. Understanding is the most important thing, and of course unconditional support. Not always easy, क्योंकि tough times तो होते हैं, behavioral हो सकते हैं, emotional हो सकते हैं, कभी कभार substance abuse भी इसमें आ जाता है। तो ये सब देख के हमें लेकिन ये मानना है कि yes, हम सबको इसमें एक साथ चलना है। It's a team work. We all are in this together, suffering and good times as well. अब सर आई एम श्योर मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए, लेकिन ये एक सवाल मुझसे जरूर पूछना है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। डज माइंड रियली मैटर? There have been loads of philosophers who are still debating on this, and I think इसके पहले का question है, I still remember one of my professors, OPD में पहला question उनका हर psychiatry student के लिए, मन कहाँ पे है? It starts with that. Heart में है या brain में है? कहाँ पे है मन? We don't know. We don't even know what mind is because there is no quantifying it. We can't see it, we can't measure it. We don't know where it sits. But what mind is, and according to me, it's the way we think, it's the way we relate, it's the way we assimilate whatever is coming our way, make sense of it based on my own experiences, and then make opinions. So, coming to your question, does mind matter? Of course, it matters. We don't know what it is. Because I think my mind is what makes me me. So it certainly matters, and that's why we say ना कि अगर मुझे समझना है तो मेरा मन समझ लो, मेरे मन की बात जान लो. Right. So it does matter. Without knowing your mind, without knowing your man, I won't know you as a person. So mind definitely matters. Thank you so much. Thank sir. you. I believe after listening to all these answers, I'm sure many people who had these questions, they have already got their answers and they know what to do now. Let's hope so. Yeah.